नमस्कार साथियों, मैं गोविंद आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम पढ़ेंगे अनुवांशिकता। अनुवांशिकता क्या है या अनुवांशिकी क्या है, आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक होगा सीटेट विशेष है। सीटेट पेपर के लिए आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है अनुवांशिकता। एक मिनट, कौन सा टॉपिक है भैया? अनुवांशिकता। अनुवांशिकता, अनुमान दिख रहा है कि नहीं? बहुत अच्छे दिख तो रहा है। आज का टॉपिक हमारा है अनुवांशिकता। कौन सा टॉपिक है मेरे भैया? अनुवांशिकता। आज हम अनुवांशिकता के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले 2 लाइन लिखेंगे, फिर हम समझाएंगे ये अनुवांशिकता क्या है। ठीक है, देखिए भैया, ध्यान से देखिए, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आज बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, देखते रहो। हम पॉइंट टू पॉइंट लिखते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट, गुणों एवं विशेषताओं का, गुणों एवं विशेषताओं का, ठीक है, गुणों एवं विशेषताओं का एक पीढ़ी से लिखते रहो, आज बड़ा मजा आएगा। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। पीढ़ी में हस्तांतरण होना अनुवांशिकता कहलाता है। अनुवांशिकता कहलाती है। अनुवांशिकता कहलाती है मेरे भैया। ये हमारा पहला पॉइंट है। अब ये पहला पॉइंट नहीं बल्कि ये परिभाषा है किसकी? अनुवांशिकता की। देखो, अनुवांशिकता क्या है? गुणों एवं विशेषताओं, जैसे जो गुण हमारे अंदर हैं, इन्हीं गुणों और ये जो विशेषताएं हमारे अंदर हैं, इन्हीं गुणों एवं विशेषताओं का जब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरण हो जाता है तो उसी को जो गुण और विशेषता होते हैं, जिनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना हुआ है, वह हस्तांतरित हुए हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? अनुवांशिकता कहते हैं। फिर से मैं समझा रहा हूँ, देखो ध्यान से देखना, आज बड़ा मजा आएगा। देखो, मान लो, ये मान लेते हैं हम, ये एक स्त्री और एक पुरुष हैं। ध्यान से देखो, ये दोनों एक स्त्री पुरुष हैं। इन दोनों से एक बच्चा पैदा हुआ, ठीक है। इन दोनों से मिलके एक बच्चा का जन्म हुआ, इन दोनों से एक बच्चे का जन्म हुआ, ठीक है। इन दोनों से एक बच्चे का जन्म हुआ। और फिर क्या हुआ? इसकी मान लो शादी हो जाती है, इसकी शादी हो गई, फिर इसकी दुल्हनिया भी आ गई। क्यों? जब इसकी शादी हुई तो इसकी दुल्हनिया आ गई। अब फिर इन दोनों से भी एक बच्चा हुआ, अच्छा, ठीक है। अब क्या हुआ? फिर इसकी भी शादी हुई, इसकी दुल्हनिया आ गई। अब क्या होगा? फिर इन दोनों से भी एक बच्चा होगा कि नहीं होगा? बच्चा होगा। अब देखो ध्यान से, अब इनके अंदर, इन दोनों के अंदर जो ये दोनों स्त्री और पुरुष थे, ये दोनों जो स्त्री और पुरुष थे, इनके अंदर जो गुण और जो विशेषताएं थी, वो गुण और विशेषताएं इनके अंदर आया। इनसे मिलके गुण और विशेषताएं इनके अंदर आया। कुछ गुण
और विशेषताएं इसके अंदर आया था, इसके अंदर आया, लेकिन जब इसकी शादी इससे हो गई तो फिर इन दोनों से मिलकर कोई गुण और विशेषता इसके अंदर आया। किसके अंदर आया? इस बालक के अंदर आया था, इसके अंदर आया था, लेकिन फिर इसकी जब इससे शादी हुई तो फिर इन दोनों से गुण और विशेषताएं कहाँ हस्तांतरित हुई? इसमें। तो ये हम पहली पीढ़ी कह सकते हैं, ये दूसरी पीढ़ी कह सकते हैं, ये तीसरी पीढ़ी, ये चौथी पीढ़ी। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुण और विशेषताएं, पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुण और विशेषताएं एक से दूसरे में हस्तांतरित होती हैं उन्हीं को आनुवांशिकता कहा जाता है। जो गुण और विशेषता है वही आनुवांशिकता है, जो गुण और विशेषता है वही आनुवांशिकता है। जैसे मान लो इनके अंदर कोई गुण था, इन दोनों के अंदर गुण थे, उन्हीं गुण और उन्हीं विशेषताओं का हस्तांतरण इनमें हुआ, इसमें हुआ, इसमें, इस बालक में हुआ, लेकिन अब इसकी शादी इससे हुई तो फिर इन दोनों में मिलाकर इन दोनों के जो गुण हैं, जो इन दोनों के जो गुण हैं वो इसके अंदर आए, फिर इन दोनों से इसके अंदर आए, फिर इससे इनके बच्चों के, फिर उनके बच्चों के, उनके बच्चों को, ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं गुण। इन्हीं को आनुवांशिकता कहते हैं। नहीं आया समझ में? समझ में नहीं आया तो बताओ। एक सेकंड रुक जाओ मेरे भाई। ठीक है, दिखाई दे, मैंने सही कर दिया, दिख नहीं रहा था ना, अब सही, अब दिख रहा है। चलो, तो समझ में आई बात कि नहीं आई? समझ में आई बात कि नहीं आई बात? देखो, जो गुण और विशेषताएं एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं, उन्हीं गुण और विशेषताओं को आनुवांशिकता कहा जाता है। बस इतनी सी बात है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, और ज़्यादा अंदर तक जाने की ज़रूरत भी नहीं है, ज़्यादा गहराई तक जाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वो सारी चीज़ें हमारे काम की नहीं रहेंगी। जो हमारे काम की हैं, जो हमारे काम की है, एक मिनट रुक जाओ, मैं कई बार धोखा खा, सही है, मैं कई बार धोखा खा चुका हूँ कि ये आप रहता था इसमें आना। ठीक है, देखो, जो गुण और विशेषताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं उनको ही आनुवांशिकता कहा जाता है। बस इतना सा आप याद रखिए, बस इसको मिटा रहे हैं। ठीक है साथियों, अब लिखिए, आप लिखते रहो, मैं फिर समझाऊंगा। दूसरा नंबर लिखो, आनुवांशिकता एक कोष के रूप में पाया जाता है जिसे मातृकोष या पितृकोष कहा जाता। बस आप लोग लिखते रहो साथियों, फिर समझ लिया जाएगा। कोष है ना, कोष वाला सा रहेगा, शायद वही वाला रहेगा। ठीक है, कोष के रूप में पाया जाता है। देखो, सही कर दो मेरे भाई। ठीक, चलो फिर, ठीक है, लिखते रहो, तुम सब लिखते रहो। अब यहाँ तीसरा लिखो, प्रत्येक कोष में 23 जोड़े सूत्र पाए जाते हैं। 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है भैया,
लिखो पॉइंट, लिखो पॉइंट टू पॉइंट लिखते रहो। चौथा देखो, महिला का 23वां जोड़ा पुरुष के 22वें जोड़े के समान होता है कि ठीक है। पढ़ो, आज का ना बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और पढ़ते रहो, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, सीटेट में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हमने भी 3-4 बार सीटेट पेपर दिया और हमने देखा है ऐसे क्वेश्चन हर बार आते हैं इन सब चीज़ों से मिलाकर। तो ठीक है, लिखते रहो। चलो लिखो, 5वां लिखो, पुरुष का 23वां जोड़ा है ना, जोड़ा XY के रूप में पाया जाता है, जिसे लिंग, ठीक है, इतना लिखो। पुरुष का 23वां जोड़ा XY के रूप में पाया जाता है, ठीक। हाँ, इस और लिख लो इतना, इसे लिंग गुणसूत्र के नाम से भी जाना जाता है, के नाम से भी जाना जाता है या कहा जाता है, यही बात है। आप सब लिखते रहो, भी समझा रहे हैं ढंग से। छठवां पॉइंट लिखो, गुणसूत्रों का निर्माण असंख्य जीन द्वारा होता है। ठीक है, लिखते रहो, तुम सब लिखते रहो। ठीक है, अब यहाँ लिख दें, एक पॉइंट और लिखो, फिर उसके बाद समझाएं, फिर मिटाएं, क्योंकि भी जगह है नीचे। 7वां लिखो, जो अनुवांशिकता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती है, वह जो है ना भैया, वह जीन के माध्यम से ही होती है। जीन के ठीक, बस इतना लिखो, फिर मैं समझाऊंगा भाई। लिखो, देखो, अब चलते हैं। आप कम से कम 15-20 मिनट ध्यान दीजिए। 15 नहीं, बस 10 मिनट बहुत ज़्यादा हो गया। 15-20 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो गया, 5 मिनट भी बहुत है। 5 मिनट आप लोग ध्यान करिएगा सीधे बोर्ड पर, ठीक है। देखो, मैंने अभी बता दिया था, पहले बताया हो, यहाँ भी देख लेते हैं। पहला पॉइंट यही है भैया, बड़ा खूबसूरत पॉइंट, ये परिभाषा, डिफिनीशन कह सकते हैं, डिफिनीशन ही है। देखो, गुणों का
गुणों एवं विशेषताओं का एक पीढ़ी से, गुणों एवं विशेषताओं का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण होना क्या कहलाता है? आनुवांशिकता कहलाता है या आनुवांशिकता कहलाती है। ठीक है, ठीक भैया। अब देखो देखो जो गुण किसी पीढ़ी में, जैसे मान लो हमारे अंदर जो गुण हैं वो गुण मेरे बच्चों के अंदर जाएगा, फिर जो गुण मेरे बच्चों के अंदर पाया जाएगा वो गुण उनके बच्चों के अंदर जाएगा। तो ऐसे क्या हो, मेरे अंदर के गुण और विशेषता मेरे बच्चों के अंदर गया तो मेरे पीढ़ी से उस पीढ़ी में गया। कहने का मतलब है जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुण और विशेषताएं हस्तांतरित होती हैं तो उसी को हम आनुवांशिकता कहते हैं। बस मोटी सी बात है। दूसरा पॉइंट देखो आनुवांशिकता एक कोष के रूप में पाया जाता है। आनुवांशिकता, ध्यान रखना, आनुवांशिकता एक कोष के रूप में पाया जाता है जिसे मातृकोष या पितृकोष कहते हैं। ये वाला बहुत तगड़ा पॉइंट है। आनुवांशिकता जो है एक कोष के रूप में पाया जाता है। ध्यान देना, आनुवांशिकता एक कोष के रूप में पाया जाता है जिसे मातृकोष या पितृकोष कहते हैं। किसे क्या कहते हैं भैया? मातृकोष या पितृकोष कहते हैं। ठीक है, इतना याद रखना, मातृकोष या पितृकोष कहा जाता है। ठीक, अगला पॉइंट बहुत प्यारा सा पॉइंट है। प्रत्येक कोष में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये ध्यान रखना, प्रत्येक कोष में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये वाला तगड़ा पॉइंट है यार, बहुत ही तगड़ा पॉइंट है। ये क्वेश्चन, ये वाला जो है, ये लाइन, ये पॉइंट बड़ा तगड़ा पॉइंट है कि प्रत्येक कोष में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने? 23 जोड़े। कितने जोड़े? 23 जोड़े जो हैं भैया, प्रत्येक कोष में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। जोड़ों में पाए जाएंगे, अकेले नहीं 23 पाए जाएंगे। ठीक है, जोड़ों में 23 जोड़े, पर जितने भी कोष होंगे हर एक कोष में 23 जोड़े गुणसूत्र होंगे। ये लाइन यही डिफाइन कर रही है। ठीक है, यहाँ देखो महिला का 23वां, देखो ये वाला और तगड़ा पॉइंट है यार। महिला का 23वां जोड़ा, महिला का 23वां जोड़ा पुरुष के 22वें जोड़े के समान होता है। अब ध्यान से देखो, महिला का 23वां जोड़ा x के रूप में पाया जाता है, x के रूप में पाया जाता है। देखो महिला का 23वां जोड़ा, बस एक मिनट रुको मेरे भैया, महिला का 23वां जोड़ा x के रूप में पाया जाता है। बताओ, महिला का 23वां जोड़ा x के रूप में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? ठीक है, रे तो बाहर निकला हुआ है। देखो महिला का 23वां जोड़ा x के रूप में पाया जाता है, लेकिन कह क्या रहा है कि महिला का 23वां जोड़ा पुरुष के 22वें जोड़े के समान होता है। इसका मतलब क्या है? फीमेल का 23वां जोड़ा पुरुष के 23, देखो मेल का 22वां, इसका मतलब क्या है? जो महिला का 23वां जोड़ा होगा वही सेम पुरुष का 22वां जोड़ा होगा। तो हम कह सकते हैं कि पुरुष का 22वां जोड़ा भी x के रूप में पाया जाता होगा। क्यों बोलो? यही तो ये लाइन कह रही है। ये लाइन कह रही है भैया कि महिला का 23वां जोड़ा पुरुष के 22वें जोड़े के समान होता है। ठीक है, तो पुरुष का 22वां जोड़ा जो x होगा ना, तो महिला का तो 23वां x होता है। तुम्हें पता है ना, महिला का 23वां जोड़ा x होता है तो पुरुष का 22वां भी x ही होगा। ठीक है, बोलो भैया, समझ में आई बात? ठीक है, देखो फिर एक बार देख लो, महिला का 22वां जोड़ा महिला का 23वां जोड़ा पुरुष के 22वें जोड़े के समान होता है। ठीक है भैया, इतनी सी बात हो गई। अब आगे चलते हैं, देखते हैं। चलो देखो, अच्छा सा पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट देखो, लिखा है पुरुष का 23वां जोड़ा XY के रूप में पाया जाता है। पुरुष का 23वां जोड़ा XY के रूप में पाया जाता है मेरे भैया। पुरुष का 23वां जोड़ा XY के रूप में पाया जाता है। पुरुष का 23वां जोड़ा XY के रूप में पाया जाता है। पुरुष का 23वां जोड़ा गुणसूत्रों का XY के रूप में पाया जाता है। इसे लिंग गुणसूत्र के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो लिंग का निर्धारण होता है पुरुष के 23वें जो जोड़े होते हैं गुणसूत्र का, उसी से निर्धारित होता है। अगर पुरुष X देता है तो लड़की होगी,
और अगर पुरुष Y देगा तो क्या होगा, लड़का होगा। इतनी सी बात पता है। पुरुष का 23वां जोड़ा यक्ष Y के रूप में पाया जाता है। पुरुष का 23वां जोड़ा यक्ष Y के रूप में पाया जाता है। और अगर पुरुष यक्ष दे रहा है, यक्ष गुणसूत्र दे रहा है, तो महिला भी यक्ष देगी, तो यक्ष यक्ष मिलके लड़की होगी। और अगर पुरुष Y देगा और महिला तो यक्ष ही देगी, तो लड़का होगा। यक्ष Y लड़का होता है और एक्स यक्ष लड़की होती है। ठीक है मेरे भैया, बोलो आई बात समझ में। पुरुष का 23वां जोड़ा यक्ष Y के रूप में होता है और इसी 23वें जोड़े को क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है, लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। पेपर में आ जाए यार कि लिंग गुणसूत्र, तो फट से कहोगे पुरुष का 23वां जोड़ा लिंग गुणसूत्र के नाम से जाना जाता है। बोलो, पुरुष का 23वां जोड़ा लिंग गुणसूत्र के नाम से जाना जाता है, भूलना नहीं। फिर एक बार कह रहा हूं, पुरुष का 23वां जोड़ा गुणसूत्रों का 23वां जोड़ा लिंग गुणसूत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखो, गुणसूत्रों का निर्माण असंख्य जीन द्वारा होता है। गुणसूत्रों का निर्माण हो रहा है, ये किसका निर्माण कहाँ से हो रहा है यार, तो कहेंगे सर जीन के द्वारा होता है। जो जीन पाए जाते हैं वो गुणसूत्रों का निर्माण करते हैं। जीन गुणसूत्रों का निर्माण करते हैं साथियों, ये वाला तगड़ा पॉइंट है। गुणसूत्रों का निर्माण जो है वो असंख्य जीनों द्वारा होता है, ये वाला पॉइंट याद रखना। ठीक है साथियों, यहाँ देखो, जो आनुवांशिकता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती है, जो आनुवांशिकता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है, वह जीन के माध्यम से होती है। वो जीन चल के जाते हैं, जो आनुवांशिकता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है वो जीन के माध्यम से जाती है। ठीक है साथियों, जो जीन होते हैं वही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रवेश कर जाते हैं। यही क्या है, आनुवांशिकता का हस्तांतरण। ठीक है, हस्तांतरण है साथियों। बोलो, आया समझ में कि नहीं, एक बार और समझो यार, एक बार और समझो। देखो, गुणों एवं विशेषताओं का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण आनुवांशिकता कहलाती है। आनुवांशिकता एक कोष के रूप में पाया जाता है। आनुवांशिकता एक कोष के रूप में पाया जाता है या पाई जाती है बना दो। अगर सेंटेंस अगर नहीं बैठ रहा है तो पाई जाती है बना दो, जिसे मातृ कोष या पितृ कोष कहा जाता है। प्रत्येक कोष में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। प्रत्येक कोष में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं मेरे साथियों। पुरुष का यहाँ देखो, महिला का 23वां जोड़ा गुणसूत्रों का और पुरुष के गुणसूत्रों के 22वें जोड़े के समान होता है। जो महिला का 23वां जोड़ा है वो पुरुष के 22वें जोड़े के समान होगा। ये वाली बात याद रखना। देखो, पुरुष का 23वां जोड़ा यक्ष Y के रूप में पाया जाता है। पुरुष का 23वां जोड़ा यक्ष Y के रूप में पाया जाता है और यही लिंग का निर्धारण करते हैं कि लड़का होगा या लड़की होगी। पुरुष का 23वां जोड़ा जो है गुणसूत्रों का, वही ये निर्धारित करते हैं कि लड़की का जन्म होगा या लड़के का जन्म होगा साथियों। और इसीलिए लिंग गुणसूत्र के नाम से भी जाना जाता है। ये वाला पॉइंट बहुत तगड़ा पॉइंट है भाइयों, ये वाला पॉइंट। ठीक है, देखो, गुणसूत्रों का निर्माण असंख्य, ये वाला तो और तगड़ा है। गुणसूत्रों का निर्माण किसके द्वारा होता है, कहोगे सर जीन द्वारा होता है। गुणसूत्रों का निर्माण जीन द्वारा होता है। और जो आनुवांशिकता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, हस्तांतरित होती है, वो क्या है, वो जीन के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में प्रवेश करता। साथियों, इतना उतारो, इतना स्क्रीनशॉट मारो, देखो, पढ़ो, लिखो, हम आगे बता रहे हैं बेटा की। देखो, लगभग सारे पॉइंट हो गए। थोड़ा सा लिख लो यहाँ पे, यही लिख लो। दिख रहा है ना? हाँ, दिख रहा है। यही लिखो। कौन सा पॉइंट? 8वां पॉइंट, आनुवांशिकता
के हस्तांतरण की मूल इकाई जीन्स है। जीन्स है, जीन्स होते हैं। बोलो साथ, बोलो, आया समझ में? दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है। फिर से लिख रहे हैं मूल इकाई ठीक है, जीन्स होते हैं साथियों, जीन्स होते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से साथियों आप लोगों को समझ में आया होगा और बहुत बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। सिर्फ समझ में ही नहीं आया होगा, बहुत बेहतर ढंग से समझ में आया होगा साथियों। तो फिर ठीक है साथियों, इसमें और सारी चीज़ें हैं जो अनुवांशिकता के सिद्धांत जो दिए गए हैं वैज्ञानिकों के द्वारा, वो भी हम इसी में पढ़ेंगे, इसी पोर्शन में वो भी है। अब ये हमने तो सिर्फ यही पढ़ा अनुवांशिकता है क्या, इसकी बस मोटी मोटी सी बातें हमने पढ़ी, ज़्यादा महीन बातें अंदर तक हम गए नहीं, क्योंकि वो हमारे काम की चीज़ें नहीं हैं। तो जो हमने इतना सामान्य परिचय जीन या अनुवांशिकता के बारे में पढ़ी है, अब हम देखेंगे इसी चीज़ को लेकर, इसी सारी चीज़ों को लेकर किन किन वैज्ञानिकों ने ये सिद्धांत दिए हैं कि अनुवांशिकता का हस्तांतरण कैसे होता है, क्यों होता है ना साथियों। हम उसको भी पढ़ेंगे और वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्वेश्चन वहाँ से भी बहुत ज़्यादा बनने के चांसेज हैं। तो वो वाला सेशन साथियों, वो वाला जो क्लास है वो आज नहीं हो पाएगा, अब हम उसको अगले दिन पढ़ेंगे साथियों। ठीक है, और हम पूरा पढ़ेंगे यार, पूरा पढ़ेंगे, पूरा मज़ा आएगा साथियों। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।